हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। एक नए प्रैक्टिस सेट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो लोग दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी आप लोगों के 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए क्लास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं, अगर आप लोग वो सारे प्रैक्टिस सेट लगा चुके हो या फिर लगा लोगे, तो आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग सभी लोग 22 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हो, बशर्ते आप लोगों ने सही तरीके से लगाए हों उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, टारगेट आप 25 में से 25 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि आप लोग 25 में से 25 कैसे बनाएं। जो हमारी क्लास रहती है उसका टाइम रहता है डेली रात के 9 बजे, एक प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आप लोग जुड़ जाया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आज के प्रैक्टिस सेट का, और देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर किसके और जो लारी और किसके बीच में संबंध होगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आंसर निकाल लोगे आप लोग, और फिर मेरा जो है ना क्लास देखोगे। ठीक है, अगर आप लोगों को आता नहीं है तो मैं बताने के लिए हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे इनके बीच में जो संबंध है वो संबंध किस तरीके से है, जो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि फिनलैंड जो होता है ना, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? फिनलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है, फिनलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है। उसी प्रकार से लारी, जो लारी है वो किस देश की मुद्रा है? जो लारी है वो कहाँ की मुद्रा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है, मतलब जॉर्जिया। जॉर्जिया की मुद्रा का नाम क्या है? जॉर्जिया की मुद्रा का नाम है लारी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ये आपके टोटल जनरल नॉलेज पर बेस क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो जनरल नॉलेज आपको जितनी ज़्यादा आती है, जीके जितनी ज़्यादा आती है, उतना आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब ये घाना की मुद्रा के बारे में देखें तो घाना, ग्रीस की मुद्रा की और ग्वाटेमाला की मुद्रा की क्या क्या होती हैं, तो वो भी बता देते हैं, तो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो घाना की जो मुद्रा होती है उसको कहते हैं सेडी। क्या कहते हैं? सेड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सेडी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ग्रीस है, ग्रीस की मुद्रा क्या होती है और ग्वाटेमाला की मुद्रा क्या होती है, तो ये आप सभी को पता होनी चाहिए। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपसे जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे, सभी लोग इसका आंसर निकालेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक निश्चित कोड भाषा में आपके सामने कोई एक निश्चित कोड भाषा दी गई है। इसमें बोल रहे हैं एक निश्चित कोड भाषा में मंथ को, MONTH को इस प्रकार से कोड लिखा जा रहा है, और मार्च का कोड यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जा रहा है। उसी भाषा में अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, तो आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब हम करेंगे इसको सॉल्व और देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक इन्होंने लगाया है। तो सबसे पहले इन्होंने देखा है मंथ, MONTH, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको लिखा है OMP और H और T। देखिए अब क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे इसमें इन्होंने लगाया है क्रॉस पैटर्न। कैसे क्रॉस पैटर्न? इसमें इन्होंने पहले इसको आपस में क्रॉस कर लिया है, और जो लास्ट के थे इसको आपस में क्रॉस कर लिया है। और देखिए बीच वाला जो था, बीच वाले में इन्होंने क्या किया है, बीच वाला N 14 पे आता है, P 16 पे आता है, मतलब 14 से कर दिया है 16, यानी कि 2 जोड़ दिया है। कितना जोड़ दिया है? 2 जोड़ दिया है, मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आपके सामने जो स्पेलिंग लिखी हुई है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले के 2 पार्ट को आपस में क्रॉस कर दिया और अंतिम के 2 पार्ट को आपस में क्रॉस कर दिया, और बीच में क्या किया? बीच में इन्होंने 2 जोड़ दिया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर की गई है। कैसे की गई है? MARCH। ठीक है, MARCH। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है M, तो M अपना इधर आ जाएगा और A अपना इधर चला जाएगा। उसके बाद H अपना इधर आ जाएगा, C अपना इधर चला जाएगा। अब देखिए R 18 पे आता है, R इसमें 2 जोड़ा जाएगा, वो जाएगा 20, और 20 नंबर पे आएगा T। तो यहाँ पे इसका कोड ये बनेगा, तो जो कि इन्होंने लिखा है। तो हमें किसका निकालना है? अप्रैल का निकालना है। तो अप्रैल का भी आसानी से निकला है। देखिए अप्रैल APR और I और L। तो अप्रैल में देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस हो जाएगा और इसका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे R का कोड क्या लिखा था? तो R का कोड लिखा था इन्होंने T, तो T लिख देंगे डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर L आ जाएगा और यहाँ पर I आ जाएगा। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा PATLI। ऑप्शन नंबर जो A है, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, और जो लोग नहीं कर पाए तो उनको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। तो देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि जो शब्द
शब्दों की 4 जोड़ियां दी गई हैं। क्या कह रहे हैं? शब्दों की 4 जोड़ियां दी गई हैं, उनमें से 3 एक निश्चित समानता साझा करते हैं, उस जोड़ी का चयन कीजिए जो 3 से अलग है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। आप सभी को पता है कि कहाँ पर हैं ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में। कहाँ पर हैं? औरंगाबाद में हैं। उसके बाद देखिए जो विक्टोरिया स्मारक है, जो विक्टोरिया स्मारक है वो कहाँ पर है? वो है अपना कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। उसके बाद अगर आप हुमायूं का मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। मतलब ये तीनों इन्होंने गलत लिखे हैं। क्या लिखे हैं इन्होंने? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, उसकी जगह इन्होंने आगरा कर दिया। मतलब ये इन्होंने गलत मैच मिलाया है। विक्टोरिया का स्मारक कहाँ पर है? कलकत्ता में। इन्होंने क्या किया है? हावड़ा। तो ये भी इन्होंने गलत मैच मिलाया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में। और इन्होंने क्या लिखा है? बड़ोदरा। तो ये भी गलत मैच मिलाया। मतलब तीनों में इन्होंने क्या किया है? गलत मैच लगाया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेहरानगढ़ का किला, तो मेहरानगढ़ का जब किला की बात की जाती है तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में ही स्थित है। तो मतलब इन्होंने ये चीज़ एकदम सही दे दी है, इसकी इन्होंने जोड़ी बिल्कुल सही मिला दी है। और हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? उस जोड़ी का चयन कीजिए जो सबसे अलग है। मतलब यहाँ पे सबसे अलग कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी वाली हो जाएगी, क्योंकि इसमें इन्होंने सभी जोड़ी जो अपनी मेहरानगढ़ का किला है वो सही स्थान पर लिख दिया है। क्योंकि देखिए जो मेहरानगढ़ का किला है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही लिख दिया है। और हमें क्या निकालना था? अलग निकालना था। जबकि इनमें तीनों ऑप्शन आपके सामने जो दिए गए हैं, इनमें क्या किया है? जो जोड़ी मिलाई गई है, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं वो बड़ोदरा में हैं, तो यहाँ पर गलत मिलाया है। उसी प्रकार से विक्टोरिया स्मारक हावड़ा लिखा है इसमें, और जबकि ये कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो मतलब इन तीनों में क्या किया है? इन्होंने गलत जोड़ी बनाई है, गलत लिखा है और एक ऑप्शन में सही लिखा है। तो वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे। ठीक है, सो आपके सामने अब आ चुका है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक दिया गया है दोष रहित, उसके बाद दिया गया है दोष युक्त। तो देखिए जैसे ही आप लोग इसको देखोगे तो आप सभी को देखते ही नज़र में आ जाएगा कि क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि दोष रहित और दोष युक्त मतलब दोष के बिना। रहित मतलब क्या होता है? रहित मतलब होता है दोष के बिना। ठीक है, मतलब आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो दोष के बिना और दोष युक्त। युक्त मतलब क्या होता है? दोष के साथ। मतलब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक हो गया दोष के बिना, उसका कोई दोष नहीं था, और उसका कोई दोष है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें अभिमानी की, तो अभिमानी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अभिमान मतलब वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा अभिमानी है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा घमंडी है। तो देखिए अभिमानी का क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देखा हमने पहले कंजूस, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद देखा चालाक, तो यहाँ पर चालाकी की कोई बात ही नहीं हो रही है। प्रतिहिंसक देखा तो ये भी नहीं हो सकता। जो अपने पास बचेगा ऑप्शन विनम्र, तो विनम्र अपना जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला और प्रतीक का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने एक सीरीज दी गई है जिसमें आपके अक्षर भी हैं, संख्याएं भी हैं और प्रतीक भी हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा अंश श्रृंखला के दाएं छोर से 13वें तत्व के दाएं 5वें स्थान पर है। तो देखिए अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस छोर से आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है दायां छोर, यानी कि इधर साइड से, मतलब इधर के जो साइड होता है उसको कहते हैं राइट, मतलब दायां छोर, और इधर का जो साइड होता है उसको कहते हैं बायां, यानी कि लेफ्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे आपसे दाएं छोर से 13वें के पूछ रहे हैं। अब देखिए दाएं छोर से 13वां तो आपने लिख लिया, उसके बाद देखिए 13वें के दाएं मतलब फिर से दायां हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग इधर जाओगे 13, अब इधर से 13 के दाएं फिर से मतलब 13 में से यहाँ पे हमें 5 को घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट निकालेंगे हम। तो 13 में से अगर 5 घटा दें कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब आपको ये निकालना है कि दाएँ छोर से 8वें स्थान पर कौन सा है, तो गिन लेंगे 8वें स्थान पर। देखिए दाएँ छोर से 8वें स्थान पर 1 पर टी, 2 एंड, 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए 8वें स्थान पे क्या आया, 8वें स्थान पे निकल के आया जो अपना 5 है वो निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो वही हमसे पूछ रहा था कि कौन सा अंश श्रृंखला में दाएं छोर से 13वें तत्व के दाएं 5वां है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं कि सोनम का मेहमानों से परिचय करवाते हुए विवाह बोली। कोई विवाह नाम की लड़की है, औरत है कोई विवाह नाम की, उसने क्या किया, सोनम का परिचय मेहमानों से कराया, ठीक है। और वो कहने लगी कि ये मेरे ससुर के इकलौते बेटे की बेटी है। तो देखिए ससुर का मतलब क्या होता है, इसका जो पति होगा मतलब जो विवाह का पति होगा, विवाह का पति होगा, विवाह का पति होगा, तो उसका पिता कौन होगा, उसका पिता होगा इसका ससुर, ठीक है। तो उसका पिता होगा इसका ससुर। तो इसके ससुर के इकलौता बेटा यानी कि उसका स्वयं का पति, क्योंकि इकलौता बेटे के बारे में बात हो रही तो उसका पति हो जाएगा। उसके पति की क्या है, उसके पति यानी कि जो अपना ससुर का इकलौता बेटा यानी कि उसका पति की बेटी है, यानी कि इन दोनों की बेटी कौन है, सोनम है, ठीक है, सोनम है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सोनम का विवाह से क्या संबंध है। तो सोनम का विवाह से क्या संबंध है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे विवाह है और यहाँ पर सोनम है। तो सोनम उसकी लड़की है, किसकी लड़की है, विवाह की लड़की है सोनम, यानी कि विवाह की बेटी है। तो ऑप्शन जो डी है आपका बेटी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा बेटी, ठीक है। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं, प्रश्न में बोल रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन ही दिया गया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से कि कौन सा शब्द कूट भाषा में को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको किंग इज़ पावरफुल, तो यहाँ पर किंग इज़ पावरफुल को FEN, यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिए हुए हैं कि केवल कथन 1 पर्याप्त है, केवल कथन 2 पर्याप्त है, और यहाँ पर आपको इसमें बताना क्या था वो देखते हैं। तो यहाँ पे शायद आपको किंग के बारे में बताना था कि आपको किंग के जो किंग है उसका कोड क्या है। तो किंग का कोड आपको बताना था, शायद यहाँ पे मैंने लिख नहीं पाया क्योंकि देखिए कौन सा शब्द कूट भाषा में को, यहाँ पे जो बीच में ब्लैंक होना चाहिए था, मतलब को यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, उसको लिख आप लोग लिख सकते हो किंग, ठीक है। किंग के बारे में बताना है, मतलब किंग को कौन सा कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आपको किंग के बारे में बताना है। तो देखिए अब आपके सामने किंग इस पावरफुल को इस प्रकार से लिख रहे हैं, उसी प्रकार से टाइटन इज किंग को इस प्रकार से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि केवल कथन 1 पर्याप्त है, कथन 1 और 2 दोनों को एकत्रित रूप से करेंगे जब तभी पर्याप्त होंगे। उसके बाद केवल यहाँ पे कथन 2 पर्याप्त है, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने कि कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। तो देखिए जब आपके सामने देखेंगे कि आपको किंग के बारे में बताना है, देखिए पहले ही कथन से जब आप देखोगे कि किंग इज़ पावरफुल लिखा है, अब आपको यहाँ पे FEN LE और यहाँ पे इस प्रकार से कोड दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि आपको मतलब एक कथन ही दे दिया जाए तो आप लोग किंग का कोड निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि देखिए आप लोग इसमें डिसाइड ही नहीं कर पाओगे किंग का कौन सा है या फिर पावरफुल का कौन सा है या फिर इज़ का कौन सा है। लेकिन जब आप देखोगे यहाँ पे इज़ और किंग लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने इज़ और किंग यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दोनों चीज़ कॉमन, और यहाँ पे क्या कॉमन है, FEN और LE। तो FEN और LE यहाँ पे दोनों चीज़ कॉमन है, तो मतलब यहाँ पे दोनों को मिला करके क्या करेंगे, दोनों को मिला करके भी नहीं निकाल सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि दोनों को मिला करके भी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि देखिए किंग इज़ दोनों का कोड निकल रहा है साथ में, किंग इज़ FEN और LE और FEN और LE, तो दोनों को मिला करके यहाँ पे इसका कोड निकल नहीं सकता है। तो यहाँ पे पर्याप्त नहीं है, मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों को एकत्रित रूप से भी करेंगे तो भी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं
कि रमन उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दिशा और दूरी पता होनी चाहिए, दिशाएं पता होनी चाहिए कि किस तरफ कौन सी दिशा होती है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, रमन उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे एक चित्र बना सकते हो, ये है 25 मीटर उत्तर की तरफ रमन। फिर क्या कह रहे हैं, वह दाएं ओर मुड़ता है। अब वह दाएं ओर मुड़ा, अब आपको पता होना चाहिए कि दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। तो दायां होता है इधर साइड, ठीक है। दायां मुड़ा और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 72 मीटर चला। तो यहाँ पे मान को चलो इतना है 72 मीटर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। अब देखिए ये 25 है, अब वो दायां मुड़ेगा तो नीचे आएगा इधर की साइड, और दायां मुड़ेगा और 16 मीटर चलेगा। तो इतना मान के चलो 16 है, क्योंकि 25 बड़ा हो जाएगा 16 से। तो इतना चला, 16 मीटर चला, और अंत में वह क्या कह रहे हैं, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब मतलब लेफ्ट साइड मुड़ेगा। अब इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, बायां किधर होगा, तो इस तरफ होगा। और कितने मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। तो ये दूरी आप लोग 8 मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बिंदु बी, क्योंकि यहाँ पे बिंदु ए था। अब कह रहे हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी कितनी दूर है। तो बिंदु ए से बिंदु बी, यानी कि ये वाली दूरी आपको निकालनी है, कि ये बीच में आपको दिख रही है, ये वाली दूरी आपको निकालनी है कि ये दूरी कितनी किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे कितने मीटर दूर है। उसके बाद आपको क्या करना है, और बिंदु बी से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था और आप लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो दिशा तो आपको यहाँ से पता चल गई कि ये यहाँ से बी से प्रारंभिक दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम यहाँ पे दिशा कौन से में दिख रही है, एक तो ये ऑप्शन चला गया और एक ऑप्शन ये चला गया। तो 2 ऑप्शन चले गए हमारे सामने से, ठीक है, 2 ऑप्शंस चले गए। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन चले गए, क्यों, कौन से, एक तो ऑप्शन नंबर सी और एक ऑप्शन नंबर बी। अब बचा देखिए यहाँ पे हमें कौन सी दूरी निकालनी है, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, देखिए ये वाली दूरी है 16, ये वाली 8 है, और आप लोग इसको निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 और 64, और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो 256 और 64 हो जाएगा यहाँ पर, 6 और 4 10, 5 और 6 और 11 और 1 12 की 2 यहाँ पर, और हो जाएगा कितना 3, 320 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। मतलब इसकी जो दूरी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 320, और दिशा कौन सी निकल के आई थी, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे करो वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो आकृति में कितने वर्ग हैं आप लोग कैसे बताओगे, सबसे पहले तो आपको इसमें गिनना ही पड़ेगा कि इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक ये गिन के दिखा दें कि छोटे छोटे कितने हैं, ठीक है। छोटे छोटे आप लोग गिन सकते हो पहले, एक तो ये हो गया, 2 3 और 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो अभी निकल के आए 10 निकल के आए, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए छोटे छोटे। अब हम निकालेंगे बड़े बड़े। तो देखिए एक अपना ये वाला आ जाएगा, कौन सा, ये वाला, कौन सा अपना ये वाला आपको दिख रहा है, एक ये वाला यहाँ पे आपने एक लाइन खींची, ये हो गया 11। उसके बाद देखिए ये हो गया, उसके बाद देखिए आपने एक ये वाला देखा, हो गया 12। 12 के बाद आप लोग एक ये वाला देखोगे तो हो जाएगा 13। 13 तो आपको सीधे सीधे नज़र आ गए। अब एक आपको और दिखना चाहिए, कौन सा, ये वाला बीच में जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये वाला भी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 10 और 3 13, और एक कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे जो टोटल वर्ग निकल के आ जाएंगे 14 निकल के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि 6 संदूकों M N O P और Q और R, आपके सामने 6 संदूक दिए गए हैं। इनको क्या कह रहे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। और संदूक N और संदूक R के बीच में केवल 2 संदूक रखे गए हैं। क्या कह रहे हैं, संदूक N और संदूक R के बीच में केवल क्या कह रहे हैं, संदूक N और संदूक R के बीच में केवल एक संदूक रखा गया है, संदूक Q। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो यहाँ पे यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए संदूक N और संदूक R के बीच में केवल एक रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे एक इसको कर लो,
एन और आर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगली स्टेप पढ़ेंगे कि संदूक क्यू संदूक एन से ठीक नीचे है, मतलब संदूक क्यू संदूक एन से ठीक नीचे है, एन के नीचे क्या हो जाएगा, ठीक यहाँ पे हो जाएगा क्यू। अब देखिए उसके बाद अगली स्टेप में हमसे कहा जा रहा है कि संदूक क्यू और संदूक एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। संदूक एम और संदूक क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू अपना इधर है, तो एक तो ऊपर हो सकता है एम, एक या फिर नीचे हो सकता है। तो एम को अगर जैसे हम ऊपर बनाएंगे तो एक ये स्थान हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। 2 व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ पे एम ऊपर आ जाएगा। अगर 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठते तो 1 और 2 और यहाँ पे नीचे एम आ जाता। ठीक है, अब हमें आगे पढ़नी है जानकारी को, तो आगे हम जानकारी पढ़ेंगे। तो संदूक पी सबसे ऊपर है, संदूक पी के ऊपर कोई भी संदूक नहीं है, यानी कि संदूक जो पी है वो अपना सबसे ऊपर है। तो देखिए 3 जैसे यहाँ पर बन गए, 3 यहाँ पर बन गए, तो यहाँ पे जैसे हम 4 और 5 अगर इसके ऊपर बना देंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए एम हमें लेकर आना पड़ेगा नीचे। एम कैसे नीचे आएगा, तो एम इस तरीके से नीचे आएगा देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम कैसे नीचे आएगा, देखिए क्यू और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं तो 1 और 2 यहाँ पे नीचे सबसे आ जाएगा एम, सबसे नीचे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक खाली जगह छूट जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है पी। ठीक है, अब बन गया, कितने लोग बन गए, 1 2 3 और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और एक 6 हो गए। तो इस प्रकार से हमारे टोटल लोग बन गए, क्योंकि देखिए सबसे ऊपर हो गया पी, उसके बाद हो गया एन, क्योंकि देखिए अब अगली जो स्टेप आई उसमें कह रहे हैं कि संदूक आर नीचे से तीसरे स्थान पर है। नीचे से कितने स्थान पर है, संदूक आर। इसी वजह से हमें पता चल गया जो अपना एम है वो आएगा नीचे। ठीक है, तो एन पी के नीचे क्या आएगा, एन आएगा, फिर उसके नीचे आएगा क्यू, फिर उसके नीचे आएगा आर। अब देखिए आर के नीचे एक ब्लैंक था, इसके नीचे क्या आएगा, एम आएगा। तो ये कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, कौन छूट रहा है, एक व्यक्ति है वो ओ छूट रहा है, तो ओ ही यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे सारे लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन सा संदूक ऊपर से तीसरा है, तो देखिए पी क्यू और यहाँ पे पी एन क्यू, तो ऊपर से तीसरा यानी कि पहला नंबर पे ऊपर से पी है, सेकंड पे एन है, तीसरे नंबर पे क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा संदूक ऊपर से तीसरा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कितने लोग इस क्वेश्चन में सही आंसर टिक कर पाए थे, एक बार जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से संख्या को पूर्ण करने वाला विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इसको बताना है, जो श्रृंखला आपके सामने दी गई इसको पूर्ण करने वाला विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस सीरीज को लिखना है। तो यहाँ पे 0 के बाद लिखा है 7, फिर उसके बाद लिखा है 26 और 63 और क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है 215। तो देखिए आप जैसे देखोगे कि 7 किसके नज़दीक दिख रहा है आपको, 8 के नज़दीक दिख रहा है, और 26 किसके नज़दीक दिख रहा है, तो 26 दिख रहा है आपको 27 के नज़दीक। और जो 63 है, 63 किसके नज़दीक दिख रहा है, 64 के नज़दीक। और 215 किसके नज़दीक है, 216 के। अब आपको दिख रहा है कि ये अपना 2 का क्यूब होता है, ये अपना 3 का क्यूब होता है, उसके बाद 64 होता है 4 का क्यूब, और यहाँ पे 216 होता है 6 का क्यूब। तो यहाँ पे ये लॉजिक इन्होंने क्या लगाया है वो देखते हैं लॉजिक को। ठीक है, तो लॉजिक कुछ इस तरीके से इन्होंने लगाया है कि लॉजिक किस तरीके से यूज़ किया है। सबसे पहले इन्होंने किया है 1 का क्यूब, पहले इन्होंने 1 का क्यूब किया है, उसमें से घटाया है 1। तो 1 का क्यूब कितना भी कर लो, एक की पावर कितनी भी कर लो तो 1 ही रहेगा, उसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 7। उसी प्रकार से 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 26। उसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 63। अब देखिए 216, 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में से 1 जाएगा बचेगा 215। अब देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 का क्यूब हुआ, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का। अगली स्टेप में कितने का आएगा, 5 का आएगा। अब 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा 124। मतलब जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा 124। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लोग इस प्रश्न में सही आंसर टिक कर पाए थे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। सो अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन भी कुछ अच्छे तरीके से दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि ए स्टार जेड का अर्थ है कि ए जेड से बड़ा है। तो ए स्टार जेड का अर्थ है कि ए जेड से बड़ा है। उसके बाद कह रहे हैं कि
ए हैशटैग जेड का अर्थ है कि ए जेड के बराबर है, मतलब जो अपना जेड है किसके बराबर है, पी के बराबर, तो जेड बराबर हो जाएगा पी के। उसके बाद अगली स्टेप पढ़ेंगे कि P प्लस टी, यहाँ पे A प्लस जेड का मतलब क्या है, A जेड से छोटा है या फिर उसके बराबर है, मतलब A जेड से छोटा है यानी कि P टी से छोटा है, टी से छोटा है कौन है, P या फिर इसके बराबर है। उसके बाद अगली स्टेप में क्या कहेंगे, अगली स्टेप में कह रहे हैं माइनस का मतलब क्या है, इसमें A माइनस जेड का मतलब है A जेड से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर, तो मतलब इसका ये है कि A जेड से छोटा हो जाएगा। तो जेड से छोटा यानी कि यहाँ पे जो T है किससे छोटा हो जाएगा, T हो जाएगा छोटा अपना किससे, I से। T किससे छोटा हो जाएगा, I से छोटा हो जाएगा T। तो I यहाँ पे I नहीं है, यहाँ पे L है, ठीक है, L है। अब अगली स्टेप में कह रहे हैं कि स्टार का मतलब क्या है, तो स्टार का मतलब देखिए ए स्टार जेड का मतलब है ए जेड से बड़ा है, मतलब आई स्टार सी का मतलब क्या है, आई सॉरी एल यहाँ पे है, एल है ये, ठीक है, एल स्टार सी का मतलब क्या है, एल जो अपना है वो सी से बड़ा है, तो एल बड़ा हो जाएगा सी से। अगली स्टेप में कह रहे हैं हैशटैग, तो हैशटैग का मतलब क्या है, सी बराबर है एम के। तो इस प्रकार से ये चीज़ बन के आई हमारे सामने, ठीक है, तो ये चीज़ बन के आई। अब क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, ये निष्कर्ष दिया गया है पहला कि जेड इज स्मॉलर देन यू, मतलब जेड यू से छोटा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जेड किससे बड़ा, किसके बराबर है, जेड है अपना किसके बराबर है, यहाँ पे जेड अपना पी के बराबर है, ठीक है, जेड अपना किसके बराबर है, पी के बराबर। यहाँ पे यू कहीं आया ही नहीं है और ऑप्शन में यू लिखा है, तो क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ सा लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है, यहाँ पे एल की जगह क्या है, तो आप लोग अभी इस प्रश्न को छोड़ दो, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, आप लोगों को मेंशन नहीं करना है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें, आप लोग छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। बस आप लोग कमेंट में कुछ ऐसा वैसा मत लिखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती, तो और इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि क्योंकि मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ, आपका वीडियो भी बनाता हूँ, आपके लिए नोट्स भी तैयार करता हूँ और आपका पीडीएफ भी तैयार करता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम मतलब ये हो जाता है, ठीक है। सो अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न, इसमें देखिए इसमें बोल रहे हैं कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। इसमें क्या कह रहे हैं, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, आपके सामने एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें आपको इसको पूर्ण करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है 6, उसके बाद लिखा है 11, उसके बाद लिखा है 19, फिर उसके बाद लिखा है 33, फिर उसके बाद लिखा है 59, फिर उसके बाद 109, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस श्रृंखला को पूरा करना है आपको, तो पूरा करना है तो आप क्या करोगे इसमें, तो देखिए जैसे आपने देखा यहाँ पे 6 और 11 इसका संबंध क्या है, तो इसका संबंध ये है 6 दूनी होता है कितना 12, 6 दूनी होता है 12, उसमें से 1 घटा देंगे हो जाएगा 11। उसी प्रकार से 11 × 2 होता है 22, उसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से 19 × 2 यानी कि 19 दूनी होता है 38, 38 में से 5 घटा देंगे 33 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे 33 दूनी होता है 66, और 66 में से जब 7 जाएगा तो 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 66 में से 7 जाएगा बचेगा हमारे पास 59। उसी प्रकार से जब देखें यहाँ पे 59 × 2 कितना होता है 59 दूनी होता है 9 दूनी 18, 118 होता है, 118 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 9 घटाया गया है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि सभी में क्या किया जा रहा है, पहले तो सभी में 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर इसमें घटाया किस तरीके से जा रहा है, विषम को घटाया जा रहा है, पहले 1 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 7 घटाया, फिर 9 घटाया। अगली स्टेप में कितना घटाएंगे, तो अगली स्टेप में घटेगा 11, 11 का जो है ना घटा देंगे। पहले अपनों को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसमें से 11 घटा देंगे, तो 109 × 2, ठीक है, तो 109 × 2 क्या हो जाएगा 218, तो 218 यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से 11 घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 207 बचने वाला है, ठीक है, 207 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि ऊंचाई का संबंध एक्रोफोबिया है से उसी प्रकार से है जिस प्रकार से उल्टी का संबंध। तो देखिए ये आपके साइंस के ऊपर और जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपका रीजनिंग का कोई भी तरीका नहीं लगने वाला है जब तक आप लोगों को ये चीज़ याद नहीं है कि ऊंचाई का डर, ऊंचाई के डर को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं। ऊंचाई के डर को क्या कहा जाता है आपसे, जो ऊंचाई का डर है उसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। उसी प्रकार से जो उल्टी का डर होता है, उल्टी का डर को क्या कहा जाता है, क्या ऑप्शन नंबर ए है, क्या फिर ऑप्शन नंबर बी है, या फिर क्या ऑप्शन नंबर सी है, क्या ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है, मतलब जो उल्टी का डर है
उसको क्या कहते हैं, उल्टी के डर को कहते हैं एमेटोफोबिया। क्या कहते हैं, एमेटोफोबिया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें जनरल नॉलेज के बेस के हिसाब से ही क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग इसको आंसर नहीं लगा सकते हो। तो क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से, जब एनालॉजी से आपका क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से आता है क्वेश्चन। आप लोगों से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों गलती करने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि कथन दिया गया है और उसके बाद आपको पहले 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले आपको कथन पढ़ना है। पहले कथन में क्या कह रहे हैं, पहले कथन में कह रहे हैं कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी। जो मतलब देखिए, स्कूल बस और जो शिक्षक थे और विद्यार्थी थे और जो स्कूल बस थी वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी। उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कि सड़क पर बड़ा हादसा हो गया जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ना है। पहले ऑप्शन में दिया गया कि यदि कथन एक कारण तो कथन 2 इसका प्रभाव हो सकता है। तो देखिए, कथन एक कारण है क्या, कारण क्या है, कारण है कथन 2, क्योंकि देखिए सड़क पर हादसा हुआ है और जिसके कारण यातायात यानी कि जो अपना यातायात है वो क्या हुआ है, स्टॉप हो गया है, बाधित हो गया है। तो इस वजह से क्या हुआ है, स्कूल बस लेट पहुंचेगी। तो मतलब जो कथन 2 है वो अपना क्या है, कारण है, और इसका प्रभाव क्या हुआ है, कथन 1 इसका प्रभाव है। तो देखिए, दोनों कथन यहाँ पे 1 और 2 सामान्य कारण है, तो ये गलत है। उसके बाद देखिए, जहाँ पे दिखा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों स्वतंत्र रूप से कारण है, तो ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे आपके सामने, तो लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि कथन 2 कारण है। जैसा कि हमने देखा कि जैसे यातायात बाधित हो गया, किस वजह से, एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ है, तो यातायात बाधित हो गया, तो कथन 2 क्या है, अपना कारण है, कथन 1 इसका प्रभाव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को PDF भी चाहिए तो आपको सभी मतलब अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं उनकी, और जो आज जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसकी भी PDF भी मिल जाएगी आपको। सरकारी एग्जाम जो फाइटर नाम का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जा करके ज्वाइन हो जाना, बस आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। ठीक है, सो अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, नेक्स्ट को सॉल्व करिए। इसमें कह रहे हैं कि नोएडा, NOIDA, तो नोएडा का संबंध इस प्रकार से दिया गया है, गोवा का संबंध इस प्रकार से दिया गया है, और मेरठ का संबंध पूछ रहे हैं। जो मेरठ है उसका संबंध पूछ रहे हैं कि किससे होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया है इन्होंने, तो NOID और A, तो N अपना 14 पे आता है, O 15 पे आता है, I 9 पे आता है, D 4 पे आता है और A आता है 1 पे। देखिए, आपको अब क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, जब क्वेश्चंस को, तो आपको तो ये चीज़ें याद होनी ही चाहिए, मुँह जुबानी रटे हुए होने चाहिए कि हमारा कौन सा लेटर कौन से स्थान पे आता है। ठीक है, अब देखिए, इसको इन्होंने लिखा है STNI और F। देखिए, S 19 पे आता है, T आता है, 20 पे N आता है, 14 पे I आता है, 9 पे F आता है, 6 पे। ठीक है, 14 से क्या हुआ है, 19 हुआ है, कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। 15 से 20 हुआ है, इसमें भी 5 जोड़ा गया है। 9 से 14 हुआ है, इसमें भी 5 जोड़ा गया है। 4 से 9 हुआ है, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया है। और 1 से 6 हुआ है, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया था, 5-5 जोड़ा गया था सभी में। उसी प्रकार से इसमें भी किया गया। तो GOA को जब देखेंगे हम, तो गोवा में क्या है, G अपना 7 पे, O 15 पे और A 1 पे। अब इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे। तो देखिए, 7 और 5 होता है 12, 12 नंबर पे आता है L। 15 और 5 होता है 20, 20 नंबर पे आता है T। और A को क्या लिख सकते हैं, 5 और 1 6, 6 नंबर पे आता है L। जो F है अपना आता है। देखिए, अब यहाँ पे इस प्रकार से इन्हें कोड किया गया है। तो अब हमें निकालना है मेरठ का कोड। तो मेरठ MERUT। तो देखिए, M 13 पे आता है, T आता है 20 पे। ठीक है, इसमें 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 पे क्या आएगा, 25 पे आएगा 22। तो 22 सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में सबसे लास्ट में 22 है। तो एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये चला गया। उसके बाद देखिए, 13 इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 पे क्या आएगा, R, मतलब R से ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए और 22 पे ऑप्शन अपना खत्म होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे S से स्टार्ट है, तो ये भी चला गया। ऑप्शन बचा केवल A। ऑप्शन जो A बचा है वही आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो A है वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपको एक वेन आरेख दिया गया है और आपको इसमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बताना है
कि इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा हो सकता है इसका वर्ग, मतलब कौन से का मतलब कौन सा जो ऑप्शन है उसका बेनारिक सर्वोत्तम ये हो सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, खाद्य पदार्थ, बेर और फल। तो देखिए कुछ बेर फल होते हैं क्या, तो देखिए सभी बेर आ जाएंगे फल के अंदर और खाद्य पदार्थ में आ जाएंगे, मतलब इसका क्या बनेगा, इसका इस प्रकार से बनने वाला है, तो ये जो यहाँ पे हो नहीं सकता है। उसके बाद महिला, प्रसूत शास्त्री और डॉक्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पे उद्यमी महिला और लोकोपरी, और यहाँ पे पुरुष, महिला और पुत्रियाँ। यहाँ पे देखिए ये दोनों, यहाँ पे ये तो गलत है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में देखा उद्यमी, महिला और लोकोपकारी। तो देखिए कुछ महिला जो हैं वो उद्यमी हैं और कुछ उद्यमी क्या हैं, लोकोपकारी हैं, और कुछ महिला भी लोकोपकारी हैं। तो इसका जो बेस्ट मतलब बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि सही आकृति निहित ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये आकृति दी गई है, ये आकृति आपको फाइंड करनी है कि जो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि इन ऑप्शंस में से ये आकृति सबसे ज़्यादा किस में दिख रही है। तो आपको देखना है सबसे पहले तो अपना जो चित्र है उसमें, तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या बीच में, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी बीच में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर है और यहाँ पर बीच में कुछ इस प्रकार से भी है। उसके बाद यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, लेकिन आपने देखा यहाँ पे बीच में से इन्होंने कट कर दिया है, और इसमें देखा आपने तो इसमें बिल्कुल सही है। तो मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, सॉरी कौन सा गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया था और ये गलत हो गया था। ऑप्शन जो बी बचा था अपना, अब बी में दिखाते हैं हम आपको आकृति। बी में आकृति कैसे निकलेगी, सबसे पहले आपको इस प्रकार से आकृति निकालनी थी, उसके बाद आपको इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको जब दिख रहा है आपको उसी प्रकार से आपको जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इसमें देखिए बोल रहे हैं कि विटामिन ए का संबंध क्या है, रतौंधी है। तो जो स्कर्वी है उसका संबंध किससे है, तो आपको देखिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। उसी प्रकार से जब आप देखोगे कि किसकी कमी से स्कर्वी होता है, मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है तो उसकी कमी से जो है ना स्कर्वी होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। तो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए विटामिन ए का यहाँ पे दिख रहा है, तो विटामिन बी और विटामिन सी इनके रासायनिक नाम भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे आपके रीजनिंग में नहीं तो जीके में आ जाते हैं। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि विटामिन डी और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें बोल रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, काफ़ी ज़्यादा आसान श्रृंखला है। इसमें बोला जा रहा है आपसे, पहले तो देखिए आप लोग इस श्रृंखला को उतारेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद लिखा है 20, फिर उसके बाद 44, फिर लिखा है 92। अगली स्टेप में बताना है आपको कि अगले वाला क्या आएगा। तो देखिए 2 के बाद हुआ है 8, कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। अब 8 के बाद हुआ है 20, इसमें जोड़ा गया है 12। अब 20 के बाद हुआ है 44, इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है 24। अब देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 4, तो मतलब यहाँ पे जोड़ा कितना जा रहा है, पहले में जोड़ रहा है 6, दूसरे में 12, तीसरे में 24, चौथे में 48। मतलब यहाँ पे दुगना होता चला जा रहा है, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो अगले में कितना आएगा, अगले में आएगा 48 दूनी 96। मतलब अब यहाँ पे जो आएगा डिफरेंस, तो 92 और 96 को जब जोड़ेंगे तो अगली स्टेप वाला जो है ना क्वेश्चन मार्क वाला वो आ जाएगा। तो 92 और 96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 9 9 18, कितना आ जाएगा, 188 आ जाएगा, 188। अब 188 आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिख जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो 188 दिख रहा है, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को ये बताना है
क्या बताना है वो मैं बताता हूँ अभी। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया, ठीक है। क्योंकि हमारी तैयारी चल रही है 25 में से 25 की। अब देखिए आपके पास टाइम कम बचा है, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल के क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको उनमें से ये टारगेट रखना है, जैसे मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप 18 क्वेश्चन प्लस करो सही, ठीक है। जैसे 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप लोग 22 प्लस सही करो। तो इस प्रकार से आपको जब ऐसे टारगेट रखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद वही बोलूँगा, एक बार लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो एंड करने से पहले एक बार और बता दें कि क्लास की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की डेली रात के 9 बजे। रात के 9 बजे डेली होती है एक क्लास, एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाया करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।